कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। के मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। रामकथा पार्क की ओर से अचानक जय श्री राम करते हुए चले और देखते देखते वो विवादित धर्मस्थल की दीवार को चढ़ते हुए ऊपर मुंबत की ओर पहुंच गए। वहीं पर एक पूजा करके इस कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद जो उत्तेजक कार सेवक थे वो उनके अंदर अजीब तरह का गुस्सा देखा गया। गुस्सा लखनऊ के जिलाधिकारी उस समय के अशोक प्रियदर्शी के एक चित्र पर भी था जिसमें वो अपनी रिवॉल्वर नंगी रिवॉल्वर लेकर के दौड़ रहे थे। 6 दिसंबर 1992 तारीख से तारीख के बीच 29 बरस बीत चुके हैं। इस वक्त जब मैं लखनऊ के अपने दफ्तर में बैठकर आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ठीक इसी वक्त तक अयोध्या में 29 साल पहले विवादित ढांचे के 2 गुंबद गिराए जा चुके थे। हर तरफ नारों का शोर था, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। 29 साल पहले उस दिन अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार सेवा का ऐलान किया गया था। इस रोज अयोध्या में लाखों कार सेवक इकट्ठा थे। करीब 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम विवादित परिसर के पास अधिगृहित 67 एकड़ जमीन में किया गया था। सारी व्यवस्थाओं के लिए विश्व हिंदू परिषद ने प्रभारियों की नियुक्ति की थी। इस भीड़ का कोई नाम नहीं था। कश्मीर से केरल तक, मालदा से कच्छ तक, राजस्थान से रामेश्वरम तक, हर तरफ से आए लोगों में एक ही शोर था, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। जिस मंदिर से लेकर जिस सड़क पे देखिए वहाँ सब कार सेवक ही दिखाई पड़ते थे। अब विश्व हिंदू परिषद और जो संघ परिवार है उन लोगों ने इन कार सेवकों को रुकने के लिए बाकायदा राम जन्मभूमि परिसर का जो 67 एकड़ क्षेत्र है उसी में कैंप लगाकर इनको रोका था। जो सारे देश के पत्रकार वहाँ इकट्ठा, सारे देश के कार सेवक वहाँ इकट्ठा थे, जिसमें कर्नाटका से लेकर और कोई ऐसा प्रांत नहीं था जहाँ के कार सेवक वहाँ मौजूद ना रहे। उस दिन करीब 4-5 दिन से कार सेवकों का जमावड़ा वहाँ हो रहा था और वहाँ से मुश्किल से 300-400 मीटर की दूर पर वह विवादित परिसर का वह हिस्सा था जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। घटना के रोज कार सेवकों के आक्रोश का शिकार हुए पत्रकार राजेंद्र कुमार अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि वो उस रोज अयोध्या के शान-ए-अवध होटल में रुके थे। अपने कैमरों के साथ जब वो होटल से बाहर निकले तो सरयू के पुल पर दिखा कार सेवकों का हुजूम ये बताने के लिए काफ़ी था कि अयोध्या किस माहौल में जी रही है। देखो एक बात और है, जैसे हम वहाँ कवरेज कर रहे थे, कवरेज करते हुए कार सेवक या वहाँ जो लोग आए उन सब ने हम लोगों को काम करने से रोकने का प्रयास किया। तो इसका मुझे मतलब जब और मारा पीटा, कैमरा छीन लिया, चीज़ें रहीं, इसका मुझे 6 दिसंबर 92 को तो और पूरे दिसंबर भर जब तक मेरा जबड़ा ठीक नहीं हो गया तब तक तो मुझे बुरा लगा कि ऐसा क्यों किया। लेकिन बाद में जब मैं फिर से फील्ड में आया तो मुझे लगा ये तो यार ये दुर्घटना है कि हम काम कर रहे हैं और काम करने वालों के साथ ये कमी होता है। इसको इस तरह से ही लेना चाहिए कि कितने भी आप महारत हासिल किए हों और चोट लग जाए या चीज़ें हो जाएं तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझने में मुझे 6 महीने रहा और हम कई बार कई ऐसे नेताओं के साथ गए जिन्होंने ये जाना कि अरे यार इसको कार सेवकों ने मारा था, तो उनको लगा कि ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं करेगा, हो सकता बायस्ड हो। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनके साथ उत्तराखंड में दौरे पे गया तो उनको ये शंका थी कि मैं जो है थोड़ा बायस्ड होकर लिखूँगा, लेकिन उनके साथ इतना वहाँ उत्तराखंड का जनसमूह था, चीज़ें थी। और जब मैंने उसको लिखा कि एक यही लीडर हैं यहाँ पर, और
तो उन्होंने जब लखनऊ में अखबार पढ़े हों, मतलब लखनऊ में जो खबर छपी उसकी जब उनको जानकारी वहाँ देहरादून में हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि यार तुम तो बड़े गजब आदमी हो, मैं तो थोड़ा सशंकित था, पर जो तुमने लिखा है और जो हुआ है और जो यहाँ पब्लिक की फीलिंग है वो आपने उतार के रख दी। मैं सोचता हूँ कि उस 6 दिसंबर को उस दिन जो हुआ था वो नहीं चाहते थे कि कोई इतिहास बने, कोई इतिहास रिकॉर्ड हो। जो लोग उस वक़्त वहाँ पर इस घटना को कर रहे थे, हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि कोई ऐसा सबूत मीडिया के पास ना आए जिसके ज़रिए हम बाद में प्रॉब्लम में आए। अयोध्या इतिहास के एक नए अध्याय की साक्षी बन रही थी। चारों ओर आक्रोश का शोर, नारेबाजी, हिंदुत्व की भावनाओं का चरमोत्कर्ष और रामलला के लिए जान देने तक की भावनाएं। अवधपुरी में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। दुनिया भर के पत्रकार अयोध्या के मानस भवन की छत पर इकट्ठा थे। राजेंद्र कुमार भी इनमें से एक थे। राजेंद्र कुमार बताते हैं कि वो एक विदेशी फोटोग्राफर और एक स्थानीय पत्रकार के साथ मानस भवन की छत पर पहुंचे। इस छत पर उनकी मुलाकात आज के अयोध्या के सांसद और तब के एक सामान्य से नेता लल्लू सिंह से हुई। कनक भवन के ऊपर से कुछ फ़ोटो करने का सोचा कि वहाँ से भी करें, और उस बीच नीचे दिखा कि तमाम लोग सर घुटाए हुए हैं, कोई जय श्री राम अपने सर पे लिखा हुआ है, कोई और तरीके के। तो उनकी कुछ लोगों की पिक्चर किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद जब मैं कनक भवन ऊपर गया तो मुझे वहाँ लल्लू जी महाराज मिले। लल्लू जी जो आज सांसद हैं अयोध्या के, कुछ पिक्चर ऊपर से बना रहा था कि कैसे कार सेवा होगी, नीचे क्या क्या सामग्री है और क्या फ़ोटो आ रही है। तो बहुत अच्छा सा पिक्चर भी बना और वो सब बाद में छपे भी। तो वहाँ थोड़ी देर करने के बाद हम लोग नीचे आए और हमारे साथ में एक हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर थे संजय, और एक रिचर्ड पावलो थे, एक एजेंसी के राइटर के थे या किसी के थे। हम तीनों लोग अपना साथ में नीचे उतर के आए और राम जन्मभूमि परिसर में क्या क्या तैयारियां हैं, कहाँ पूजा के लिए वो बनाया गया है, कहाँ महिलाएं, वो बहुत सी महिलाएं दक्षिण भारत से आई हुई थी, वो सब बैठी हुई थी पंडाल में, करीब रही होंगी 500-700 हज़ार के आसपास, और कथा भी हो रही थी वहाँ पर, कीर्तन भी हो रहा था। वो सब वगैरह पिक्चर वगैरह करते करते 1-1.5 घंटे वो हो रहा था। इसी बीच लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह उधर से आए तो उनकी भी पिक्चर हम लोगों ने खींची और हमने भी खींची। फिर उमा भारती आई और कई और लोग इस तरह के जो उधर रामकथा की पार्क की ओर जा रहे थे वो यहाँ आए परिसर में, सब देखा। अच्छा, तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी थे, वो जो व्यवस्था देख रहे थे कि कोई इधर ना आए, कोई इस साइड न जाए, जहाँ पूजा होनी है वहाँ का इंतज़ाम भी। और स्थानीय बीजेपी के लोग भी थे, मंदिर के भी पुजारी वगैरह थे, पुलिस की इंतज़ाम भी था। तो कुल मिला के इवन हम लोग वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम भी गए थे, वो जो उन्होंने क्लोज सर्किट कैमरे से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे सुरक्षा के इंतज़ाम है सारे कुछ। तो वो सब देखने के बाद हम उधर चले गए जहाँ रामकथा पार्क में, जहाँ से नेताओं को संबोधित करना था। तो वहाँ से तमाम लोग संबोधित भी कर रहे थे, भाषण भी कर रहे थे, उनकी भी पिक्चर वगैरह बना के भीड़ के साथ कैसे होगा। फिर उधर से मैं इधर आ गया कि अब कार सेवा का वो पूजा का समय होने का आ रहा है, तो इस साइड आया और करीब मुझे लगता है 11:15 साढ़े 11 के आसपास ऐसे ही कुछ टाइम रहा होगा, इस वक्त एग्जैक्ट तो नहीं याद है। कुछ लोग उधर रामकथा पार्क की ओर से अचानक जय श्री राम करते हुए चले और देखते देखते वो विवादित धर्मस्थल की दीवार को चढ़ते हुए ऊपर गुंबद की ओर पहुंच गए। इस बीच सीआरपी वालों ने कुछ रोकने का चेष्टा किया, पर वो लगातार उसे कुछ उलझे और एकदम से बस पीछे से और भीड़ आ गई और होते होते वो एकदम वो सारी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए वो मंदिर पर चढ़ गए ऊपर गुंबद पर। हम सब लोगों ने अपना पिक्चर वगैरह बनाना शुरू किया। करीब 10-15 मिनट हम सब लोग उनकी पिक्चर वगैरह बनाने में व्यस्त रहे, चीज़ें रहीं। इस बीच और भी माप जो था वो बढ़ता रहा और पुलिस की का एक्शन जो था वो बस लाठी तक ही था
क्योंकि कल्याण सिंह जी ने कहा हुआ था कि गोली नहीं चलेगी, तो वो गोली चलाने के लिए मतलब आदेश नहीं था और लाठी से वो रुक नहीं रहे थे और भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मानस भवन के दक्षिणी तरफ सभा स्थल बना हुआ था। इस स्थान पर लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती और तमाम वरिष्ठ नेताओं के भाषण होने थे। लाखों लोग इस स्थान पर आने को थे। अयोध्या में सख्त सुरक्षा के बीच देश भर के लोगों की नजर इस शहर पर थी। अर्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासन के इंतजामों का दावा बहुत था, लेकिन कार सेवकों का हुजूम इतना बड़ा था कि इसे रोक पाना बेहद मुश्किल काम था। नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार वीएन दास कहते हैं कि उस दिन अखबार में एक खबर छपी थी। अयोध्या में सरयू के जल से प्रतीकात्मक कार सेवा का ऐलान किया गया था। कहा गया था कि रेत लाकर शुद्धिकरण होगा, 5 अंजुलि जल चढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सब के लिए कार सेवकों का एक धड़ा तैयार नहीं था। ही कार सेवकों का हुजूम 6 दिसंबर को आगे बढ़ता है और उस स्थल पर पहुंचता है जहां पर इन्होंने कार्यक्रम को निर्धारित किया था। उस समय उनको बताया गया कि कार सेवा में इस बार केवल उस जगह सरयू जल से और बालू से रेत लाकर यहाँ पर उस स्थान को शुद्ध किया जाएगा, उसकी धुलाई सफाई की जाएगी और वहीं पर एक पूजा करके इस कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद जो उत्तेजक कार सेवक थे वो उनके अंदर अजीब तरह का गुस्सा देखा गया और उन लोगों की मंशा जो थी उनको लगा कि आज इस बार भी ये मामले को टाल दिया जाएगा और आगे कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसे में कई कार सेवकों से भी सुनने को मिला कि अब की हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारी नवभारत टाइम्स की टीम वहाँ पर 5 तारीख को उन जो उनके पंडाल थे उनके अंदर पहुँची तो कार सेवकों से जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब हम इस पर राजनीति नहीं होने देंगे और कल कुछ न कुछ करके जाएंगे। हम लोगों को उसी समय ये आभास हो गया था कि लगता है कि कल ढांचा का विध्वंस हो जाना है। हम लोगों ने नवभारत टाइम्स में हमने खबर दी क्या आज बाबरी ढांचा बचेगा, इस हेडिंग से खबर छपी और अगले दिन वही हुआ कि बाबरी ढांचा ध्वस्त हो गया और नहीं बचा। सुबह 6 दिसंबर को कार सेवक सीधे आगे बढ़ते चले गए। चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी ताकि उनकी सीमित संख्या ही अंदर जा सके जहां पर पूजा स्थलों बना रहे थे। लेकिन करीब 10 बजे का समय रहा होगा, 10-11 बजे का समय रहा होगा, जब दोराही कुआं की साइड से कुछ एक बहुत उग्र नारा लगाते हुए कार सेवकों का दल आया, बैरिकेटिंग तोड़ा और अंदर घुस गया। उसके बाद वो लोग सीधे जैसे लगता सब ट्रेंड थे, सुनियोजित थे कि हमें आज इसको तोड़ना है। तमाम रस्सियाँ, बल्लियाँ कहाँ से सब आ गईं, सब लेके उसके गुंबदों पे चढ़ गए और 12 बजे पहला गुंबद गिरा दिया गया। स्ट्रेटजी 1 दिन पहले 2 दिन पहले बन गई थी कि उस ढांचे को गिराना ही गिराना है, क्योंकि उसमें तमाम लोग इन्वॉल्व थे। उसमें कुछ लोग तो अब नहीं रहे, उन लोगों से भी मेरी बात हुई थी तो वो लोग बता रहे थे कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सामान मुहैया कराया, लालजी टंडन यहाँ से गए, बल्कि उसी समय एक चिट्ठी भी वो जफ़र याब जिलानी ने लिखी लालजी टंडन को। वो चिट्ठी भी थोड़ी बहुत मिस्टीरियस है, थोड़ी रहस्यमय है। वो चिट्ठी भी सामने आई। ढांचा गिरने के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज सामने सामने थे। उस समय अशोक प्रियदर्शी लखनऊ में हुआ करते थे जिला कलेक्टर। अशोक प्रियदर्शी का एक चित्र बहुत गुस्से वाला, बहुसंख्यक समाज को, हिंदुओं को नाराज़ करने वाला एक चित्र आया था, जिसमें वो उस समय कलेक्टर होते हुए अपनी रिवॉल्वर उन्होंने निकाल ली थी। पूरे देश में, जनमानस में अशांति थी। लेकिन बहुसंख्यक समाज में इस बात का गौरव जरूर था कि अब वो मंदिर बन जाएगा। उनको इस बात का विश्वास था, क्योंकि जो विवादित ढांचा था उस ढांचे को ढहाने में वो लोग कामयाब हो गए थे। अयोध्या से करीब 750 किलोमीटर दूर दिल्ली में पीएम नरसिम्हा राव की सरकार अयोध्या पर पल पल की नजर रख रही थी। गृह सचिव से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अफसर दिल्ली के टच में थे। कार सेवा के ऐलान और अयोध्या की स्थितियों को देखकर तमाम विपक्षी दल नरसिम्हा राव से ये पहले भी कह चुके थे कि वो कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दें। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 10 रोज पहले से ही तनाव की स्थितियां थी।
अर्धसैनिक बलों, पुलिस की तैनाती और प्रशासन के तमाम अफसरों के बीच कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने की मांग हुई तो सत्यनारायण रेड्डी, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, नरसिम्हा राव ने उनसे रिपोर्ट मांगी। नियम यह था कि किसी प्रदेश की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त तब किया जा सकता है जब आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट सरकार के प्रतिकूल हो। सरकार को हटाने का फैसला तभी लिया जा सकता था जब कानून और व्यवस्था की स्थितियां भंग हो जाए। हालांकि राज्यपाल बी सत्यनारायण ने कल्याण सिंह की सरकार के समर्थन में रिपोर्ट दी। ऐसे में केंद्र सरकार बर्खास्त करने का फैसला नहीं कर पाई। विवादित ढांचे के विध्वंस के 3 दिन पहले राज्यपाल ने केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट में लिखा, सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, वो विवादित ढांचे की सुरक्षा भी करेगी। राज्यपाल की ये रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार के समर्थन में थी। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव खुद भी ये चाहते थे कि विवादित ढांचा ध्वस्त हो जाए। हालांकि ये आरोप है, आरोपों की कोई पुख्ता सच्चाई सामने नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कही जाती है कि 6 दिसंबर 1992 की सुबह तक कल्याण सिंह, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कोई ये नहीं जानता था कि ये तारीख किस घटना की साक्षी बनने वाली है।